वीडियो चेक कर लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर मिताभ सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। अब आपको थोड़ा जंग वंग की दुनिया से बाहर निकाल के भारत की राजनीति की दुनिया में लाते हैं। हालांकि वो भी एक जंग ही है और बैटल ऑफ बंगाल तो बहुत ही दिलचस्प है और सब लोग जानना चाहते हैं क्या होगा बंगाल में और क्या हो रहा है बंगाल में। तो आज सबसे बड़ी खबर यह थी कि जो वहां की सबसे हॉट सीट है भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी की टक्कर होने जा रही है, आज ममता बनर्जी ने उस भवानीपुर से अपना नॉमिनेशन कर दिया। ममता 2011 से लगातार भवानीपुर से चुनाव जीतती आ रही हैं, लेकिन इस बार यह चुनाव उनका आसान नहीं होने वाला। इसके अलावा एसआईआर के बाद भवानीपुर का समीकरण पूरी तरीके से बदल सकता है। 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी 58,000 वोटों से वहां से जीती थी, लेकिन उसके बाद भवानीपुर के सीट पर करीब 44,000 नाम एसआईआर में कट चुके हैं और 14,500 नाम वो संदिग्ध वोटर थे जिनकी जांच हुई है। अब उसमें से कितने नाम कटे वो अलग से डेटा नहीं है उस सीट का। मोटा मोटा 50,000 नाम तो कटे, ये कहीं नहीं गए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां 58,000 से उनको जीत मिली थी। मतलब ममता बनर्जी का जीत का मार्जिन अगर उसमें से आप माइनस कर दे तो कितना रह जाता है, ये मानते हुए कि ज्यादातर वोटर अगर उनके हैं तो। अब ये वजह है 2024 मत भूलिए, 2024 में मैं कह रहा हूं चलिए फिर भी विधानसभा कंपेयर कर लें तो भी। अब ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन से पहले एक बार फिर कहा, उनको ये चिंता इसी बात की है कि एसआईआर में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जिनके वोट कटे उनको अधिकार मिलना ही चाहिए। 2021 के उपचुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो भवानीपुर के 2021 के उपचुनाव में भवानीपुर के 8 वार्ड में वो जीती थी विधानसभा इलेक्शन में। 24 के चुनाव में जो सर अभी बता रहे थे उन 8 में से 5 वार्ड में बीजेपी आगे थी। भवानीपुर में कुल 269 बूथ हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसमें से 149 पर आगे थी। दक्षिण कोलकाता में आने वाली भवानीपुर सीट पर तृणमूल कांग्रेस की लीड 2024 के इलेक्शन में 8,297 वोटों की रह गई थी, 58,000 वोट से घट करके 3 साल के अंदर अंदर। अब जो वो कह रही हैं वो सुनना चाहिए। वो कह रही हैं 27 लाख लोगों के नाम काट दिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कह करके चुनाव आयोग ने। इन सबको मौका मिलना चाहिए कि इनको वोट दोबारा ये अपने प्रूव कर सकें कि हम जेन्युइन वोटर हैं। फिर उन्होंने कहा चुन चुनकर मुसलमानों का ही वोट क्यों काटा जा रहा है और क्या दुनिया को ये दिख नहीं रहा। শুভকামনা কামনা আমি মনে দুঃখ নিয়ে করছি, কারণ এত নাম বাদ গিয়েছে মানুষের। আমরা এখনো বলবো এটা সুপ্রিম কোর্টেরই অর্ডার ছিল। 32 লক্ষ নাম উঠেছে 1 কোটি 20 লাখের মধ্যে, সেটাও আমার কোর্টে কেস করার জন্য। বাদ বাকি 58 লাখ খোলাই হয়নি। তার মধ্যে কিছু বাদ হতে পারে যারা ডুপ্লিকেট ভোটার বা মৃত ভোটার। বাদ বাকি এমনকি অ্যাডজুডিকেশনে যে 27 লাখ কয়েক হাজার বাকি আছে, 50,000 60,000-এর মতো, তাদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। পরে নাম তুলে কি ওই 60 লক্ষ যেটা লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি করে বাদ দিয়েছিল, তার মধ্যে আমি কোর্টে কেস করেছিলাম বলে 32 লক্ষ লোকের নাম উঠেছে। বাদ বাকিটাও আমরা ট্রাইব্যুনালে যাব এবং তুলব যাদেরটা বাদ আছে। আমি আগেও বলেছিলাম, এখনো বলে যাচ্ছি, ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। अब ये जो बात है ना कि इतने लाख वोट कट गए, इनको मौका नहीं मिला, ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है और इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा है। आज ही डेलीगेशन मिला है टीएमसी का, उस पर मैं थोड़ी देर में बात करता हूं। पहले जरा ममता जी की सीट की बात कर लें, क्योंकि ये जो डेटा कल आया है पूरा, इसके हिसाब से तो ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी अब कोई आसान कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके लिए नहीं रह गई है। सर रागी जी। देखिए, ममता बनर्जी मुझे लगता है ये चुनाव हार रही हैं। सीधा सीधा मेरा मानना है कि चुनाव हार रही हैं और इसलिए है कि देखिए पिछली बार जब लोकसभा चुनाव के बाद तो हिंदुओं का वोट काफ़ी गोलबंद हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और यही कारण है कि आपको पता होगा 169 ऐसे वार्ड थे जहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी और जो मार्जिन था वो 8,264 के वोट के आसपास रह गया था। अब आप यदि अंदाजा लगा दीजिए कि 40,000 वोट वहां से कट गए हैं और 40,000 वोट ममता जी एक बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो वोट कटे हैं अधिकांशतः उसमें से 90% मुसलमानों के कटे हैं और मैं उन मुसलमानों को मुसलमान नहीं कह रहा हूं, वो बांग्लादेशी मुसलमानों के वोट कटे हैं।
जो अवैध मुसलमान घुसपैठ करके वोटर बन गए थे उनको वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया नहीं, है। तो 27 लाख जो शुद्धिकरण। बाद में कटे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जो मैच नहीं हुए सारे बांग्लादेशी हैं। मैं आपको और क्या लगता है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनके पास मौलिक डॉक्यूमेंट नहीं थे, ठीक है, उसी को काटा गया है जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है। एसआईआर तो की वजह से आप कह रहे हैं ममता हारेंगी? मैं मानता हूं कि एसआईआर की वजह से उनका 40,000 वोट जो ऐसे ही 40,000 वोट जो ऐसे ही माइनस कर दीजिए, तो फिर उनकी स्थिति बचती कहां है। अब मैं इसके साथ आपको ना एक और सीट की बात बताता हूं, वो भी इंटरेस्टिंग है। बगल की बहुत नजदीक की सीट है कोलकाता पोर्ट की, मतलब ग्रेटर कोलकाता इलाके में जहां पर ममता बनर्जी का दबदबा है हमेशा से, वहीं पे वो एक सीट है। और राकेश सिंह ये ममता बनर्जी के सबसे करीबी, वो भी मुसलमान हैं लेकिन सबसे करीबी कॉन्फिडेंट जिनको कहते हैं फिरहाद हकीम, उनको वो कोलकाता पोर्ट से चुनौती देंगे। फिरहाद हकीम के बारे में कई बार इस प्रोग्राम में आपने सुना होगा। फिरहाद हकीम कोलकाता के मेयर भी हैं, वो ममता बनर्जी की कैबिनेट में बड़े लंबे अरसे से मंत्री भी हैं, और वो एक किस्म से वो जो बयान देते हैं वो सीधे सीधे उन्होंने इस्लामी सुप्रीमेसी की बात भी कई बार की है कि डेमोग्राफी में भी एक वक्त आएगा हम हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, हम बड़े बिल्कुल खुशनसीब हैं कि हम मुसलमान पैदा हुए, इस किस्म की बातें करने वाले वो व्यक्ति हैं। अब ये जो राकेश सिंह हैं, ये व्यक्ति 2 दिन पहले कोर्ट से छूटे, जमानत मिली है इनको, और हाल ही में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ के आरोप में इनको गिरफ्तार किया था। जमानत मिलते ही इन्होंने बीजेपी ने कोलकाता पोर्ट से इनको फिरहाद हकीम के सामने कैंडिडेट बना दिया है। फिरहाद हकीम का यहाँ काफी दबदबा रहा है, ऐसे में ममता के सबसे ताकतवर सिपाही को हराने के लिए बीजेपी ने इनके ऊपर दांव खेला है। राकेश सिंह वर्सेस फिरहाद बॉबी हकीम। समीर जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बहुत टीएमसी के दबदबे वाली सीट है, और 2011 में ये कलकत्ता पोर्ट सीट बनी, इसके पहले गार्डन रिच सीट हुआ करती थी ये। और जो ममता बनर्जी जब सांसद होती थी कलकत्ता दक्षिण से, उसी के अंदर आने वाली सीट है विधानसभा। तो ममता बनर्जी यहाँ से सांसद रही है, उसके अंदर आने वाला विधानसभा सीट रही है। फिरहाद हकीम का यहाँ बहुत दबदबा है, पोर्ट पर उनका कब्जा है। पूरे लोग वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं पोर्ट पे काम करते हैं, अवैध वसूली करते हैं, जहाज़ों से, शिपमेंट से, तमाम तरीके मछली का जो व्यवसाय करते हैं उनसे वसूली करते हैं, खुद मेयर है वहाँ के। तो टीएमसी का यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कट करप्शन की जो टक्कर बन रही है, लेकिन ये देखिए कांटे को निकालने के लिए आपको कांटा ही लेकर आना पड़ेगा ना। क्या कौन है राकेश सिंह? राकेश सिंह बेसिकली उनकी वृत्ति भी आपराधिक प्रवृत्ति की रही है, वसूली के आरोपी रहे वो, शुभेंदु के पहले बिजनेस पार्टनर रहे, वो प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं। और बेसिकली फिरहाद हकीम और राकेश सिंह का सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, कलकत्ता के अंदर जमीनों पर कब्जे की और प्रॉपर्टी। शुभेंदु के पार्टनर हैं। हाँ, शुभेंदु के, तो मतलब ये सीट भी शुभेंदु लड़ रहे हैं, सीधे सीधे तो ये बोले ना। एक और फैक्टर यहाँ पर है कि इस इलाके में जैसे आप बिहार के लोग जो हैं, उत्तर भारतीय लोग काफी जनसंख्या वहां पर काफी है, ये उत्तर भारतीय है, और ये उत्तर भारतीय अच्छा ठीक है। मुसलमान के मुस्लिम वोटर के सामने एक हिंदू वोटर के लिए एक बड़ा कैंडिडेट खड़ा है। ओके, अब देखिए बंगाल के इलेक्शन में मोटे तौर पे तो आप 3 सीट मानिए जो सबसे हॉट सीट है। नंदीग्राम जहां से शुभेंदु लड़ेंगे, भवानीपुर जहां से शुभेंदु और ममता लड़ेंगे, और उनके आप विधानसभा में अगर आप देखें तो ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़ा नाम टीएमसी का वो बॉबी हकीम ही है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी तो सांसद हैं, वो लोकसभा लड़ते हैं। तो ये 3 जो हैं वो मेजर कॉन्टेस्ट इस चुनाव के देखने होंगे जिन पर नजर रखनी पड़ेगी। त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए ये उत्तर प्रदेश बिहार के लोग वहाँ बहुत हैं, कारोबारी कम्युनिटी में भी हैं और जो लेबर क्लास है उसमें भी है। तो ये पूरा इलाका इसीलिए, और राकेश सिंह चूंकि जो उनके अभी छूट के आए हैं, तुरंत अपराधी प्रवृत्ति के हैं, और मूल मसला वही है कि संपत्तियों पर कब्जा करना, वो सब करना, ऐसे गंभीर आरोप हैं, शुभेंदु के नजदीकी हैं। लेकिन अगर आप रणनीतिक तौर पर देखें तो क्या बीजेपी, जिसको कहते हैं ना कि जैसे जो हम लोग एक सेना के संदर्भ में सुनते थे ना कि चीन ने वहां बॉर्डर पर आर्मी लगाई तो इधर से मिरर डिप्लॉयमेंट हो गया, तो क्या ये कुछ मिरर डिप्लॉयमेंट जैसा है क्या? और अगर मिरर डिप्लॉयमेंट जैसा है तो उसके परिणाम जो होते हैं, तो मैं कहता हूं चुनाव आयोग को थोड़ा और सतर्कता के साथ देखना चाहिए, क्योंकि खून खराबा या मारामारी उसकी नौबत ना आए। निश्चित तौर पर बहुत कड़ा मुकाबला है, चाहे भवानीपुर हो चाहे यहां हो। अच्छा, मैं आपको अब आगे की खबर बताता हूं। ये जो ममता बनर्जी ने कहा कि ये 27 लाख लोगों के नाम कट गए, इसको लेकर ममता बनर्जी की पार्टी के लोग जो हैं वो चुनाव आयोग भी गए, और चुनाव आयोग में जाकर के उन्होंने ये कहा कि साहब ये नाम कटे हैं और इनको मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। लेकिन खबर है कि वहां बहुत गहमा गहमी हो गई एक बार फिर, पहले भी ऐसा ही हुआ था। बैठक के अंदर से खबर आ रही है, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन बैठक के दौरान चुनाव आयुक्तों पर चिल्लाए। मुख्य चुनाव आयुक्त से कहा आप कुछ ना बोलिए। फिर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि इस बार बंगाल में चुनाव
भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित होगा, प्रलोभन भी नहीं चलेगा, छापे भी नहीं पड़ेंगे, बूथ और सोर्स जैमिंग ये सब भी होकर ही रहेंगे। ये मुलाकात केवल 7 मिनट चली, 7 मिनट में इतना सब कुछ हो गया। एक और बात है, अंदर से बातचीत मैं बता लगा कि चुनाव आयोग ने कहा कि आप बाहर निकल जाइए यदि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आपको करना है और इस प्रकार से आपको चिल्लाना है तो आप बाहर चले जाइए। पर तो चूंकि डेरेक ओब्रायन ने ज्ञानेश कुमार को साफ साफ कहा कि आप चुप रहेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जब उन्होंने कहा कि जब मैं ही नहीं बोलूंगा तो फिर तो जाहिर है फिर इस बातचीत का मतलब नहीं, इसीलिए कुल 7 मिनट वो बातचीत चली है। और एक तरह से जो कुछ वो कह रहे थे उनका मूल मुद्दा वही था कि जो वोटर लिस्ट है वो जो कटे हैं नाम वो आ जाए, तो उसी सब पे झगड़ा हुआ। मतलब वहां कुछ हुआ नहीं, ये केवल भू इज्जती हुई। लेकिन जो और इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूं प्रोफेसर साहब। एसआईआर की आपने जो कल डेटा आया वो भी आपने देखा होगा। सांसद हैं सागरिका घोष। सागरिका घोष जी ने एक एक्स पर पोस्ट किया और उसमें वो शुरुआत करती हैं कोर्ट से। किसको कोर्ट करती हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज को, जयमाला बागची को कोर्ट कर रही हैं कि उन्होंने ऐसा कहा कि ट्राइब्यूनल की हियरिंग चलती रहेगी, वी विल नॉट रश इट, बट वी नीड टू फ्रीज द लिस्ट समवेयर। चुनाव की जो सूची है, इलेक्टोरल रोल जो है, उसको कभी तो फ्रीज करना पड़ेगा ना भाई कि ये भी फाइनल लिस्ट है। तो उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल में जो जैसे 27 लाख नाम कट गए, ये सब ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं अपनी सुनवाई के लिए, उनको मौका मिला है अपील का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब फिलहाल फ्रीज करो, इलेक्शंस आ गया, अब कितने दिन बचे हैं और ये लोग चुनौती दें, अगले इलेक्शन में अगर ये लोग प्रूव कर लेंगे अपने आप को तो अगले इलेक्शन से इस पर वोट करें। इस पर वो कह रही हैं, उनको कोट करते हुए कि ऑनरेबल लर्नेड जस्टिस, देयर इज एन इलेक्शन इन लेस देन 4 वीक्स एंड यू आर आस्किंग सिटीजंस टू वेट फॉर 60 डेज। आर्टिकल 326 गारंटीज द राइट टू वोट और उसमें ये डेफरल नहीं चलता है। वो कह रही हैं कि इसी चुनाव में क्यों नहीं इन लोगों को वोट देने का मौका मिले अगर ये अपने आप को प्रूव करें। सर एक मिनट की बात सुन के आ जाओ। हाँ, देखिए, एक भी वोटर एलिजिबल जो है वोटिंग करने का, आर्टिकल 326 का आपने मेंशन किया, अगर वो छूटता है तो ये घोर अपराध है उस व्यवस्था के लिए जिसने ये डेमोक्रेसी या इस व्यवस्था को शुरू किया है। लेकिन शायद बंगाल के लोगों को, कुछ हद तक असम के लोगों को ये पता नहीं है कि अगर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जिसको वो कह रहे हैं कि यानी उनको मताधिकार से हटाया गया है, तो उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज तो गुजरात में है। वहां तो ऐसा हंगामा नहीं हुआ, तो सिर्फ ये हंगामा यहां क्यों बरपा गया है? किसी भी स्टेट में नहीं हुआ सर, किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। बिहार में इन्होंने मुद्दा बनाया था लेकिन बिहार की जनता ने वो दिखा दिया। तो अगर ये मुद्दा ये बना रही हैं या जो भी टीएमसी बनाना चाहती है, सिर्फ यही दिखाना चाहती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है वो ही डिस्प्यूट के परव्यू में है, यानी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट। और अगर वो जीत के भी आती है, मान लीजिए जीत के भी आ जाती हैं, तब भी तो लोग ये कहेंगे कि अगर आपने उस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ही चैलेंज किया था तो आप जीत के आए, आपका जीत भी वो तो खैर बात है ही है। ये तो समझने वो लिख रही है 20 लाख इंडियन सिटीजंस will be disenfranchised only because courts don't want to rush it. Can a constitutional democracy justify excluding voters because the system prefers not to rush? देखिए, मौलिक अधिकार की बात है सर, उस लिहाज से बात कीजिए। देखिए, इस मौलिक अधिकार की हत्या किसने की? आप एक चीज ध्यान रखिए, आज एक प्रतिष्ठित अखबार, जानबूझ करके मैं नहीं बोल रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, एक प्रतिष्ठित अखबार ने आज एडिटोरियल इसी भाषा में लिखा है। दूसरा, उसी के एडिटोरियल पेज पर एक बहुत बड़े ज्ञानी जो कांग्रेस के ज्ञानी थे और जो किसान आंदोलन के में जो है वो जितना डिसरप्टिव भूमिका निभा रहे थे, कभी सेफोलॉजिस्ट भी हुआ योगेंद्र यादव जी, सर उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है उस पर। तो ये पूरा गिरोह जो है, एक पूरा पत्रकारों का गिरोह, पूरा वो गिरोह और एक वकीलों का गिरोह, ये पूरा काम कर रहा है ताकि एसआईआर में यही मुद्दा बनाया जा सके। नहीं, लेकिन इसमें गलत क्या है सर? नहीं, मैं बता रहा हूं क्या गलत। आप एसआईआर की कार्रवाई पहले शुरू करते। मैं फाइनल आपको बता रहा हूं, एपेलेट बॉडी के जजमेंट के बाद जो भी नाम हो वो होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं क्या गलत हुआ है। गलत यह हुआ है कि ममता बनर्जी के गुंडे सरकार ने कोई भी एसआईआर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया। एपेलेट कोर्ट ही अभी बने हैं, अभी बने एपेलेट कोर्ट। अरे मैं कह रहा हूं कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी ना। यदि उसको क्लास 1 ऑफिसर यदि दे दिया गया होता और यदि इलेक्शन कमीशन को सुचारू रूप से काम करने दिया गया होता, तो जिस प्रकार से बिहार में काम हो गया तो वहां से 2 महीना पहले हो गया। ये विवाद है और ये विवाद रोका किसने? अब ये विवाद रोका तो बंगाल की सरकार ने रोका। अब किया क्या जा सकता है इसमें इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है
कि भाई अब आप फ्रीज करिए वोटर लिस्ट को और ये ट्राइब्यूनल जांच करेगा इनकी अपीलों की, बाद में देखा जाएगा। तो अब विकल्प है कि आप सुप्रीम राष्ट्रपति शासन लगा करके नहीं, 6 महीने बाद चुनाव तृणमूल करा ले। कांग्रेस जाए दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और कहे कि साहब ये काम पूरा हो उसके बाद आप चुनाव कराइए, चाहे चुनाव टालना पड़े तो टालिए। ये सुप्रीम कोर्ट को जाके कह सकते हैं, वो लोग अपील कर सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या करेगा। समय कम है इसलिए सर समीर जी बंगाल की खबर पे, मैं आसाम की खबर पे आ रहा हूं। आसाम में एक बयान आया हिमंता विश्व शर्मा का और उस पर मचा हंगामा। फंसे दोनों लोग, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, आए कहिए कि एक दूसरे को फंसाने की कोशिश की। हिमंता विश्व शर्मा के ऊपर पवन खेड़ा ने, कांग्रेस पार्टी के जो नेता प्रवक्ता हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि इनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है, विदेश में इनकी बेनामी संपत्ति है। इस आरोप के जवाब में हिमंता विश्व शर्मा ने कुछ प्रूफ्स रखे। उसके बाद पवन खेड़ा जी कहीं चले गए, दिल्ली के में उनके घर पर पुलिस भी आई। वो बात बाद में। इसके बाद क्या हुआ, खड़गे साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सवाल हुआ। तो खड़गे साहब ने कहा कि साहब सरकार तुम्हारी केंद्र में, विदेश मंत्री तुम्हारा, विदेश राज्य मंत्री तुम्हारा, वो असम का है, तो वो लोग जवाब दें कि कितने पासपोर्ट हैं और हैं कि नहीं हैं। ये खड़गे साहब ने बोला। तो रिपोर्टर ने ये बात पूछी हिमंता विश्व शर्मा से और वो भड़क गए, ब्लास्ट हो गए। बोले ये पागल हैं क्या खड़गे, नाम लेके ऐसे ही बोला, ये क्या पागल हैं, विदेश मंत्री क्या इनका दामाद लगता है? आरोप लगाने से पहले क्यों नहीं पूछा विदेश मंत्री से कि मेरी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं कि नहीं है? इसको बाद में कांग्रेस ने कैसे मुद्दा बनाया वो आपको दिखाऊंगा, पहले आप हिमंता के तेवर देखिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा, खड़गे जी का उम्र हो गया अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? अब ये लुका छुपी का खेल, क्या लुका छुपी का खेल है? एक गुस्से में बोला उन्होंने कि पागल हैं क्या खड़गे। अब इसको लेकर कांग्रेस में सारे नेताओं ने पोस्ट करना शुरू किया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। असम की मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि देश के वरिष्ठ दलित नेता हैं, उनके विरुद्ध इस्तेमाल की गई अभद्र और घटिया भाषा पूरी तरह निंदनीय, शर्मनाक, अस्वीकार्य है। खड़गे जी देश के एक वरिष्ठ और लोकप्रिय दलित जन नेता हैं। उनका अनुभव, कद और प्रतिष्ठा अतुलनीय है। उनका अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं, इस देश के SC ST समाज के करोड़ों लोगों का अपमान है। प्रियंका गांधी ने भी यही सुर जो है, यही बात उन्होंने भी कही। थोड़ी भाषा उनकी अलग हो गई होगी। सारे कांग्रेस के नेता इस बात पर, इसको जो है उठा रहे हैं। आप वो खड़गे जी का बयान भी सुन लीजिए जिस पर हिमंता जी इतना भड़क गए थे। छोटा सा बयान सुना। उनकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी है। फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर इसी स्टेट का है, उनके पार्टी का ही है। कैबिनेट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर उनके पार्टी का ही है। स्टेट मिनिस्टर उनके पार्टी का है। क्या वो सो रहे हैं? वो देने दो ना रिप्लाई कि ये झूठ है, सच है। हम तो सरकार से ये क्लैरिफिकेशन पूछेंगे ये सच है, लेकिन वो देने के बजाय एकदम अगर FIR करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम। अब इतने तो ED, CBI, कितने इनकम टैक्स, कितने कितने कर रहे हैं मोदी जी। अब तो वोटिंग का दिन आ गया असम में। अब आखिरी वक्त तक कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से दूसरे को फंसा पाओ तो फंसा लो। ये कोशिश कांग्रेस ने पहले की थी, पलटवार कर दिया हिमंता ने। अब कांग्रेस ने ये दलित वाला मुद्दा उठा लिया है। नहीं, देखिए मुझे सबसे और ये कहें कि बड़ा बुरा है कि खड़गे जी जैसे बड़े नेता को अब आप जाति की आइडेंटिटी कर रहे हैं। क्या उसकी वजह से वहां बैठे हैं क्या? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उसकी वजह से वो बयान दे रहे हैं। और क्या जो दलित नहीं होगा उसके सम्मान का कोई मतलब नहीं है? ये किस तरह की भाषा और किस तरह की राजनीति और किस तरह का एक सोशल नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है? जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने संघ भाजपा को साफ कह दिया, उन्होंने कह दिया कि नमाज से उठ के मुसलमान उनको मार दे, ये तक कह दिया। बीजेपी ने FIR करी है इस पर, उनके जाहिर होगी, वो तो बहुत खतरनाक बयान है। जो हिंदुत्ववादी है उनको मारो पहले। उन्होंने कुरान शरीफ का हवाला दिया, जबकि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि आप नमाज छोड़ के पहले सांप मारने खड़े हो जाइए, कहीं नहीं लिखा हुआ।
सवाल यह है कि ये सब करते हुए और जब कोई उसका जवाब दे तो फिर वो दलित के ऊपर हो गया। हेमंत विश्व शर्मा ने जो कुछ भी उनके ऊपर टिप्पणी की है, किसी को पागल कहना या कुछ कहना, ये कतई इसके साथ नहीं। लेकिन जो हेमंत विश्व शर्मा दूसरी बात कह रहे हैं कि आपको तो जाके सीधे यही काम विदेश मंत्रालय में करना। ठीक है, लेकिन हेमंता जी तो भाषा की तो वो कहीं मर्यादा रख ही नहीं रहे ना। पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बनाऊंगा मैं, पहले इसको पे लूंगा, फिर जाने क्या करूंगा, ये भी तो उन्हीं बोल रहे हैं। सौरभ आप फिर भी सोचिए सौरभ एक मिनट सौरभ, क्या राहुल गांधी भाषा की मर्यादा रख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा आसाम की सभा में नहीं किया? क्या तू तड़ाक की भाषा यदि कोई विपक्ष का नेता यदि इस तरह की बदतमीजी की भाषा कर रहा है, उसके बारे में क्या मीडिया ने जिक्र किया क्या कि राहुल गांधी को इतना असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए? इस पर कोई नहीं जिक्र किया गया, कहीं नहीं जिक्र किया गया। हमने बोला जरूर उसको टिप्पणी की। और अच्छा, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो असंतुलित व्यवहार नहीं कि मानसिक तौर पर असंतुलित भाषा का प्रयोग नहीं करे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांप है और उसको मुसलमान जाकर के मारे। सर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। दलित कह के उनको कह दिया कि दलित का अपमान किया। दलित पॉलिटिक्स की बात नहीं है। आप मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि हिंदूवादी जितने हैं उनको जाकर के मारिए। ठीक है सर, एक खबर बता के आता हूं, आप दोनों पे बोल दीजिएगा। एक खबर चले से आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय भी कम है ना। पवन खेड़ा जी वाला मामला रह गया था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया असम पुलिस ने। उनको खोजने के लिए दिल्ली भी आए, कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस भी वहां से वो लिए। फिर हेमंता ने बोला कि वो हैदराबाद में है। कांग्रेस पार्टी के सोर्सेज ने भी बताया कि वो हैदराबाद में है क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। अब बीजेपी ने पवन खेड़ा का एक वीडियो जारी किया, जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, कि हैदराबाद में इस गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे हुए थे जो एक व्यक्ति, और उन्होंने ऐसे सर झुकाया हुआ है, वो पवन खेड़ा है। मतलब वो कैमरों से बच रहे हैं। ये व्यक्ति, ये दावा किए, बीजेपी ने दावा किया है कि ये पवन खेड़ा हैं। अगर ये बात सच है तो उनको ऐसा करने की जरूरत क्या है? मीडिया से बचने की क्या जरूरत है? और मुझे लगता है कि अब आप सुरक्षित जगह हो, आप कांग्रेस शासित राज्य में हो, वहां पर आप पत्रकार वार्ता लेके अपनी बात रख सकते हो। वहां से आप वीडियो बना के अपना जारी कर सकते हो। आपको उसमें छुपने की क्या जरूरत है? आप बचने के लिए तो गए थे ना कि भाई यहाँ पुलिस अरेस्ट कर लेगी, मैं कांग्रेस शासित राज्य में चला जाता हूँ, वहां मुझे आसाम की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, तो वहाँ मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रख सकते थे। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन जब हेमंता विश्व शर्मा की जो भाषा की बात है, तो मुझे लगता है खड़गे साहब को हेमंता विश्व शर्मा के धैर्य को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम पवन खेड़ा के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, कम से कम वो शब्द उन्होंने सार्वजनिक रूप से पवन खेड़ा के लिए नहीं बोला। और हेमंत विश्व शर्मा कोई संघ के संस्कारों से निकले नहीं है, संघ की शाखाओं से निकले नहीं कि उनसे भाषा की मर्यादा की उम्मीद करें। ये बचाओ तो कांग्रेस के साथ, वो तो कांग्रेस के शिक्षा से निकले, तो उनसे भाषा की मर्यादा की उम्मीद कर नहीं सकते। जवान जीवन कांग्रेस में गया तो वैसी भाषा में बात करेंगे। मुझे लगता है ट्रंप से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया जब भी हेमंत विश्व शर्मा बोलते हैं। और हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह से बोल रहे हैं और इनकी जो पॉलिटिक्स है, मुझे आगे चल के बीजेपी को भी खतरा रहेगा कि ये पार्टी जो है लड़ रही है वो हेमंत विश्व शर्मा की पार्टी है, बीजेपी की नहीं है आगे।